नमस्कार। आज हमारे पास भारत की नदियों पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ये भारत की जीवन रेखाएं हैं, है ना? जी। तो इन पर एक विस्तृत पड़ताल करते हैं। आज का हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से भारत की नदी प्रणाली के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उनको समझें, जैसे वो निकलती कहाँ से हैं, उनका महत्व क्या है, मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, उन्हें बाँटा कैसे जाता है। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है। आप देखें तो ये हमारी संस्कृति, हमारी कृषि, अर्थव्यवस्था, सबकी एक तरह से नींव रही हैं। सभ्यताएं तो इनके किनारे ही पनपी। और ये पुराने जमाने में व्यापार के रास्ते भी थे। हाँ, तो इनके महत्व से ही शुरू करते हैं। जानकारी जो है वो बताती है कि भाई खेती के लिए सिंचाई का तो ये बहुत बड़ा स्रोत है। बिल्कुल। फिर इनसे पनबिजली यानी हाइड्रो पावर भी बनती है। परिवहन के रास्ते भी हैं और कई नदियां जैसे गंगा वो तो सांस्कृतिक रूप से मतलब बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। हाँ, और इसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए, जो इन स्रोतों में भी हैं। इनका पारिस्थितिकी महत्व, इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये नदियां एक बहुत बड़ी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को सहारा देती हैं। कई तरह के जीव जंतुओं के लिए एक घर हैं। तो ये जीवन देती भी हैं और पालती भी हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि ये नदियां निकलती कहाँ से हैं, उनके उद्गम की। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से मोटे तौर पर दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हाँ, जैसे आपकी गंगा हो गई, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय से आती हैं। और दूसरी दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली, यानी जो मध्य और दक्षिण भारत का पठारी इलाका है वहां से, जैसे नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा। और इनमें एक बुनियादी फर्क ये है जो जानना जरूरी है कि हिमालय वाली नदियां अक्सर बारहमासी होती हैं। अच्छा, 12 मासी, हम्म। मतलब साल भर बहती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, साल भर। वो इसलिए क्योंकि इनको पानी दो स्रोतों से मिलता है। एक तो ग्लेशियर यानी बर्फ पिघलने से, और दूसरा बारिश से। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो ज्यादातर मौसमी होती हैं। मौसमी मतलब वो मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। जब बारिश होती है तब उनमें खूब पानी होता है, बाकी समय कम हो जाता है। और ये अंतर जाहिर है उन इलाकों की खेती और लोगों के जीवन पर सीधा असर डालता है। यहाँ एक और दिलचस्प वर्गीकरण भी है। नदियों को उनके बहने की दिशा के आधार पर भी बांटा गया है। पूरब की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, ये काफी अहम है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि भारत की लगभग 77% जो प्रमुख नदियां हैं वो पूरब की तरफ बहती हैं। 77%, काफी ज्यादा। हाँ, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ये नदियां आमतौर पर लंबी दूरी तय करती हैं और अपने मुहाने पर, मतलब जहां वो समुद्र से मिलती हैं, वहां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा खेती के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबके डेल्टा हैं। और बाकी की जो 23% नदियां हैं हाँ। वो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। हाँ, उनके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल। इनमें सबसे प्रमुख है नर्मदा और ताप्ती। ये पूरब की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में अक्सर छोटी होती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुएरी वो क्या होता है? एस्चुअरी मतलब ज्वारनदमुख या मुहाना। ये नदियां थोड़ी खड़ी ढलानों से उतरती हैं, तो इनका बहाव तेज होता है। इसलिए ये अपने साथ लाई मिट्टी को मुहाने पर फैलाने के बजाय सीधे समुद्र में ले जाती हैं। केरल और कर्नाटक की भी कई छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलकर सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं। गंगा का जिक्र तो कई बार आया। स्रोत इसकी सहायक नदियों के बारे में भी काफी बताते हैं और उन्हें दाएं और बाएं किनारे के आधार पर बांटा गया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हों तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ से जो नदियां आकर मिलती हैं वो दाहिने किनारे की सहायक नदियां हुई। इनमें सबसे प्रमुख है यमुना, जो खुद अपनी कई सहायक नदियों जैसे चंबल, बेतवा, केन, इनके साथ आती है। और सोन नदी भी दाहिने किनारे से ही गंगा में मिलती है। अच्छा, और बाएं किनारे से कौन सी मुख्य नदियां मिलती हैं? बाएं किनारे से यानी हमारे बाएं हाथ की तरफ से हिमालय से आने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां गंगा में मिलती हैं, जैसे रामगंगा है, गोमती, घाघरा। घाघरा को सरयू भी कहते हैं शायद। हाँ, वही। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। फिर गंडक है और कोसी। कोसी, हाँ, कोसी के बारे में सुना है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है और अक्सर विनाशकारी बाढ़ लाती है। महानंदा भी इसी तरफ से यानी बाएं किनारे से आकर मिलती है।
तो इन सारी सहायक नदियों का जो जाल है वही गंगा को इतना विशाल बनाता है। तो इन सभी स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ है कि भारत की नदियां कितनी विविध हैं। मतलब हिमालय की बर्फ से जन्मी 12 नदियों से लेकर पठार की बरसाती नदियों तक, फिर पूरब में बड़े बड़े डेल्टा बनाने वाली विशाल धाराओं से लेकर पश्चिम में तेजी से सागर में मिलती एस्चुरी बनाने वाली नदियों तक, हर नदी तंत्र की अपनी एक अलग कहानी, अपनी विशेषता है। निश्चित रूप से। और ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, और ये स्रोत भी दिखाते हैं। ये भारत के जीवन प्रवाह को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को, संस्कृति को बहुत गहराई से आकार देती आई हैं। इन स्रोतों को खंगालने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मानवीय हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है, उससे इन नदियों के प्रवाह और इनके पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में इन जीवन दायिनी नदियों का सतत प्रबंधन और संरक्षण वो भविष्य के लिए कितना अहम और शायद कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है।